हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामायण क्लासेस। तो आज हम लोग रिलेशन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। रिलेशन का एक कंप्लीट वन शॉट है। कोई भी बच्चे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वन शॉट सभी के लिए है। तो बिल्कुल फास्ट एंड तक ध्यान से देखना। रिलेशन के कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद, ठीक है। और बीच बीच में हम लोग कोई अच्छी लेवल का कोई सवाल दिख जाए, अगर बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें चाहिए वो सवाल हम लोग कर लेंगे बीच बीच में। एज वेल एज हम लोग लास्ट में कुछ शॉर्टकट भी करेंगे। एंड ऑब्वियसली इसके बाद ये वाला सीजन तो हमारा रिवीजन सीरीज है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ अच्छी लेवल की क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे जेई मेंस लेवल तक के, ठीक है। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? जैसे रियल लाइफ में किसी के साथ किसी का रिलेशन होता है ना, जैसे मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारे मम्मी डैडी का जो रिलेशन है, कुछ ना कुछ रिलेशन है ना। तो वो जो रिलेशन है ना, सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी रिलेशन मतलब एक के साथ एक का रिलेशन होगा। अकेला कभी भी रिलेशन नहीं कर सकता, दूसरों को भी जरूरत है। जैसे मान लो एक ए को रिलेशन नहीं बोल एक ए को रिलेशन नहीं बोलेंगे, जब ए बी के साथ रिश्ता बनाएंगे तब इसको रिलेशन बोलेंगे। बस समझ में, ये जैसे बी के साथ रिश्ता बनेंगे तब इसको रिलेशन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लो बहुत अच्छी, सीता वॉज द वाइफ ऑफ राम। सीता राम की वाइफ होते थे, तो वो एक रिलेशन है। सिमिलरली कौशल्या वाज द मदर ऑफ राम, तो राम की मदर क्या कौन था? कौशल्या था। बढ़िया है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर पर क्या होता है? जैसे ए कोमा बी, ए क्या होता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बी क्या होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट। इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। जैसे 1 2 ले लो एग्जांपल, तो ये पे 1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और 2 क्या हो जाएगा? सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके। रिमार्क, ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए। मतलब तुम 1 2 को कभी 2 1 तो नहीं बोल सकते ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि ए अलग कोऑर्डिनेट है, ए अलग कोऑर्डिनेट है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब ए और बी इक्वल होंगे, जैसे एक्चुअली 1 1 2 1, जब ए और बी इक्वल होंगे तभी ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए होंगे। समझ में? चलो नेक्स्ट पेज में जम करते हैं। नेक्स्ट पेज, कार्टेशियन प्रोडक्ट मेन चीज है रिलेशन का, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ लो। रिलेशन के इसके ऊपर ही बेस करके हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली रिलेशन होता क्या है, क्या घूम रहा है चीजें कोई पर, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट। ए कॉस बी, जैसे अभी बोला कि ए के साथ बी के रिश्ता बनाने जा रहे हो, तो क्या होगा? ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ये जो ए है ना, ए एक्चुअली एलिमेंट ऑफ ए है, और बी क्या है? एलिमेंट ऑफ बी है। मतलब ए और ए से एक एलिमेंट आएगा, बी से एक एलिमेंट आएगा, तब दोनों मिलके एक रिश्ता बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन रिलेशन, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 के साथ तुम रिश्ता बनाने जा रहे हो, तो 1 के साथ पहले 3 आएगा, सिमिलरली 1 के साथ 4 भी आएगा, तो 1 3 1 4। देन ऑब्वियसली इसके बाद आएगा 2 के साथ 3 आएगा, मतलब 2 के साथ 3। इसको इरेज कर लेते हैं हम। ठीक है। 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 भी आएगा। देखो इसलिए 4 एलिमेंट आ रहा है। समझ में? एक के साथ दूसरे जाएगा, एक अकेला अकेला करके रिलेशन बनाएगा, ठीक है, एक के साथ दूसरे मिलके। सिमिलरली बी कोमा एली, बी क्रॉस ए का मतलब क्या है? बी के जो एलिमेंट है वो ए के साथ क्रॉस होने जा रहा है। तो मतलब बी के जो एलिमेंट मतलब 1 3 जो था ना, वो अब 3 1 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो तुम बी से ए से जा रहे हो, ठीक है। तो 3 1 3 2, सिमिलरली 4 1 4 2, इसको क्या बोलेंगे? रिलेशन। अब तुम्हें आंखों के सामने दिख रहा है एक ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या सिमिलर है? नहीं सिमिलर है ना, इसीलिए सिमिलर नहीं होते ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोल दिया था ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इफ ए सेट हैज एम एलिमेंट, अगर किसी सेट के अंदर एम एलिमेंट है, जो ए सेट था उसके अंदर एम एलिमेंट है, जो बी सेट था उसके अंदर एन एलिमेंट है, तो हमारा ए कॉस बी जो रिलेशन आएगा, एक्चुअली कार्टेशियन जो प्रोडक्ट आएगा, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? ए कॉस बी एलिमेंट होंगे। समझ में? तो सिमिलरली समझ लो, जैसे ए के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और बी के अंदर मान के चलो 2 एलिमेंट है, 2 और 6। तो रिलेशन कितना बनेगा? ए के अंदर 4, बी के अंदर 2, तो रिलेशन कितना बनेगा? 8 बन जाएगा। 4 = 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट थियरम ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कॉस बी यूनियन सी। जैसे हम लोग डी मॉर्गन पढ़े थे सेट्स में, सिमिलर तरीके से है। ए के साथ बी चला जाएगा, देन यूनियन चलाएगा, देन ए के साथ सी चला जाएगा। मतलब तुम एक पकड़ पकड़ के तोड़ रहे हो, ठीक है। सेट्स में जो बड़ी पढ़े थे उसी तरीके से सिमिलरली सिमिलरली ए कॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या आ जाएगा? ए के साथ पहले बी जाएगा, बीच में क्रॉस है तो क्रॉस आएगा। सिमिलरली ए के साथ सी था, तो ए के साथ सी में क्रॉस आ जाएगा। फिर से बी और सी के बीच में यूनियन था, तो इन दोनों के जो मल्टीपल है इसके बीच में यूनियन इंटरसेक्शन आ जाएगा।
जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, जहाँ पे यूनियन था वहाँ पे यूनियन आएगा। ए कॉस बी माइनस सी, यहाँ पे थोड़ी अलग होता है, ए कॉस बी माइनस ए कॉस सी होता है। समझ में आई चीजें, ये तीनों थोड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। और अगर किसी को ये सारे पीडीएफ का नोट्स चाहिए, हमारा टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी इनरोल होता है ना, वहाँ पे सारे नोट्स सारे कुछ अपलोड होता है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू, मतलब रिलेशन की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, ए रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट। मैंने बोला था सेट में नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, जहां पे कोई ना कोई एलिमेंट रहना चाहिए। सेट्स के अंदर भी कई बार कोई एलिमेंट नहीं रहता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट उसको बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट रह जाए उसको बोलते हैं नॉन एलिमेंट सेट, नॉन एम्प्टी सेट। तो ए रिलेशन आर फ्रॉम आ नॉन एम्प्टी सेट ए, मतलब ए के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट, मतलब बी के अंदर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तब हम लोग सबसेट जो बोलेंगे उसको ए क्रॉस बी होंगे। जैसे मान लो रिलेशन ऐसे बोलते हैं, रिलेशन जो ए क्रॉस बी होता है ना एक्चुअली, इसके अंदर मान लो बहुत सारे कुछ आ रहे हैं, 1,2 जो हम लोग पढ़ के आए अभी, 2,3, 3,4 कुछ भी आ सकता है, जो भी तुम्हारा अंदर था उसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनाएंगे। अब कितने रिलेशन बनाएंगे तुम्हें अभी दिख गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 4 × 2, अगर जितने ए में अगर 4 एलिमेंट रहे, बी में अगर 2 एलिमेंट रहे, तो हमारा 8 बन जाएगा। अब रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा वो भी आगे जाके हम लोग समझेंगे, थोड़ी रुक जाओ। तो जो आर होता है ना एक्चुअली, आर के अंदर बहुत सारे कुछ नहीं भी आ सकता है, या फिर आ भी सकता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के अंदर जितने एलिमेंट है, शायद आर के अंदर वो सारे एलिमेंट नहीं रहे प्रेजेंट, तो क्या बोलेंगे, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको ऐसे बोलते हैं, ये सेट्स की तरह है। सिमिलरली आर इज ए सबसेट ए क्रॉस बी, ए क्या होता है, आर होता है, ए एक रियल नंबर है, और बी भी क्या है, आर, ठीक है। नाउ इफ ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअली, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब मेंस एडवांस के क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे रिप्रेजेंट कराया जाएगा, ठीक है। ए आर बी, सिमिलरली ए कॉमा बी नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, ये रिप्रेजेंट करने के तरीका, ठीक है। अगर कोई तुम्हें बोल दे ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब जो रिलेशन है उसके अंदर एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली तुम बोल दोगे बढ़िया तरीके से कि वो हमारा ए आर बी हो जाएगा। अगर नहीं रहे आर, आर के अंदर जो एक बी रहे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए स्लैश, मतलब नॉट इक्वल टू आर बी चला जाएगा। आगे बढ़े, आई होप सभी को समझ में आया तब, ओके। अब असली बारी है, एनी सबसेट ए कॉस ए इज सेड टू बी अ रिलेशन ऑन ए इफ ए हैज एम एलिमेंट, मतलब ए के अंदर अगर एम एलिमेंट है और बी के अंदर अगर एन एलिमेंट है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होता था, एम क्रॉस एन होता था। बट अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछो क्या होता है, 2 की पावर में एम क्रॉस एन हो जाता है, मतलब ए तो एम क्रॉस एन है, 2 की पावर में चला जाएगा, सिंपल चीज है। सिमिलरली इफ आर ए क्रॉस बी है, तो यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आएगा ना, वो एक्चुअली तुम्हारा आर के डोमेन रिप्रेजेंट कराएगा। अब आर के डोमेन क्या होता है, 2 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे नीचे ही एग्जाम्पल है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए विल रिप्रेजेंट रेंज ऑफ आर, नीचे एग्जांपल है दिख जाएगा तुम्हें, आ गया वाला एग्जांपल, आ जाओ। ये अभी कर लेते हैं अभी के लिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ए में क्या था, 1 2 3 था, 1 2 ही था, मान लो छोटे वाला सेट ले लो, ठीक है। ए में 1 2 था, तुम ए क्रॉस ए करोगे, मतलब और भी ए गया, सिमिलर ए है, 1 2। जब ए क्रॉस ए कहला जाएगा तब ए के साथ एक ही रिलेशन बन रहा है, ठीक है, मतलब दो ए को तुमने लेके आ गए। तो 1,1,2 है, इसके रिलेशन कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ, अगर रिलेशन पूछे 2 की पावर 4 बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें एम मतलब 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन मतलब क्या 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा एक्चुअली, नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा एम क्रॉस एन, तो 2 की पावर 2 × 2 क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 बन जाएगा, ये तो नंबर ऑफ रिलेशन बन चुका है। बट डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, ये भी दिखा देता हूँ, मतलब इसमें तुम रिलेशन पहले बना लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले लिख लो, बढ़िया होगा। 1,2, पहले 1 के साथ 1 भी जाएगा, 1,1, देन क्या जाएगा 2 के साथ 1 भी जाएगा, देन क्या जाएगा 2 के साथ 2 भी जाएगा, ओके। ये तुम्हारा एक्चुअली एक ए क्रॉस ए हो रहा है। अब एक बात अच्छे से समझ लो, जैसे मान लो इसको आर ही मान लो, आर इसके साथ इक्वल है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये जो ए होगा, ये जो ए के जो पहले एलिमेंट है, मतलब जो कोऑर्डिनेट है एक्चुअली, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, तो ए हमारा डोमेन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे हम लोग एक्स को वाई पढ़ते थे ना जियोमेट्री में, एक्स वाई, तो एक्स क्या होता है हमारा, एक्स डोमेन होता है ना, और वाई क्या होता है, रेंज होता है ना।
ऐसे सिमिलर तरीके से ऑल एलिमेंट ऑफ ए विल रिप्रेजेंट डोमेन ऑफ आर, सिमिलरली ऑल एलिमेंट ऑफ ए विल रिप्रेजेंट रेंज ऑफ आर। यहाँ पे ए है इसीलिए तुम्हें लग रहा है थोड़ी कंफ्यूजन कि ए दोनों है, अगर यहाँ पे बी होते तब रेंज के केस में बी के एलिमेंट आते हैं, समझे। जैसे मान लो मैं तुम्हें थोड़ी और भी चेंज कर देता हूँ छोटी चीजें, बी है ये तुम्हारा, और बी में एलिमेंट भी अलग अलग कर देता हूँ, थोड़ी और भी क्लियर हो जाएगा। थ्री, नंबर ऑफ रिलेशन तो सिमिलर ही रहेगा, 2 की पावर 4 ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो हम लोग चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम था बट एलिमेंट को चेंज कर दिया, सेट को चेंज कर दिया। जैसे मान लो A2 तुम बी जा रहे हो, अब बी है चुका है, तो ए कॉस बी लिखो, 1 के साथ 3 जाएगा, 1 के साथ 3, 1 के साथ ये 3 4 भी था बी 3 4, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, एक को पकड़ो देन दूसरे की दोनों ले लो, देन 2 को पकड़ो दूसरे की दोनों ले लो, 2,3 2,4, बढ़िया है। ये हमारा मान लो आर, या फिर तुम ए कॉस बी भी इसको बोलो ना अभी के लिए, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देख तुम्हें दिख रहा है जो 1 है ये कौन सा सेट से आया है, ऑन जो 1 है तो ए से आया है ना, तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए विल रिप्रेजेंट डोमेन ऑफ क्या, डोमेन ऑफ आर। सिमिलरली ऑल एलिमेंट ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब बी आ चुका है, ऑल एलिमेंट ऑफ बी विल रिप्रेजेंट ऑफ रेंज ऑफ आर। समझ में, गायब की हो चुका है 1,4 2,3 2,4, समझ में। देखो 3 4 कहाँ से आ रहा है एक्चुअली, ये तो एक्चुअली रेंज है, ये कहाँ से आया, ये बी के सेट से आया, इसीलिए बी के सेट से आया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल है देखो, अच्छी सवाल है थोड़ी, ठीक है, मतलब कॉन्फ्यूजिंग करने वाला सवाल है, ठीक है। बोला है कि एस इज इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एस इज सेट, एस सब एलिमेंट 1 2 3 20 टिल 20, 1 से 20 तक इसके अंदर सारे एलिमेंट है। सिमिलरली ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, ए बी सी डी है, जी के अंदर कौन से एलिमेंट है, डी डी ई एफ है, सही है। तो मुझे पूछा क्या है, एस कॉस ए यूनियन एस कॉस जी। जब भी ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाएगा ना क्रॉस क्रॉस, तुम एक काम करना, एस कॉस ए को मैं ए मान लूंगा, और एस कॉस बी को मैं, एस कॉस जी को मैं क्या मान लूंगा, बी मान लो। एक्चुअली में पूछा क्या है अभी, ए यूनियन बी पूछा है। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला सभी को पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी पूछा है, तो इसमें आगे इसके आगे एन भी लगा लो। ए यूनियन बी का सभी को फॉर्मूला पता है, मैंने सेट्स में पढ़ाया था, अगर किसी ने नहीं देखा रिवीजन वीडियो जाके देख लेना। क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, बढ़िया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या होता है, एक्चुअली हमारे पास एस क्रॉस ए था। अब एस के अंदर कितने एलिमेंट है, देखो एस के अंदर 20 एलिमेंट था, और के अंदर कितने एलिमेंट है, चारों एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अब क्या बन जाएगा, 80 नहीं बन जाएगा, 80। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या बनेगा, ए के अंदर 80। सिमिलरली बी के अंदर क्या था, एस और जी, एस के अंदर कितना था 20, जी के अंदर कितना था, चारों था, तो क्या हो जाएगा 80 बन जाएगा, फिर से 80 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या पे ए इंटरसेक्शन बी बोलना चाहते हैं, ध्यान से देखो, के अंदर ए बी सी डी है, मतलब मैं एक्चुअली पूछना चाहता है एस क्रॉस के है, इंटरसेक्शन एस क्रॉस जी, बढ़िया है। अब इसको तुम थोड़ी स्प्लिट कर लो, एस क्रॉस, जैसे हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, ए इंटरसेक्शन जी, बढ़िया। अब शेड्स में पढ़ा था इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है कॉमन पॉइंट, मैं अभी रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट होता है। तो के और जी के बीच में कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी और डी, देखो कॉमन पॉइंट है बी और डी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कुछ कितने एलिमेंट रहेगा हमारे के और के इंटरसेक्शन जी में, 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, और एस में कितना था 20 था, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। तो मेरा माइनस क्या करना पड़ेगा, -40, तो आंसर यही हो जाएगा 160 -40 120, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। समझे क्या है, इजी है बहुत, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई एग्जांपल है कि अगर ए सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, बी के सेट के अंदर अगर 4 5 एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए से बी में कितने रिलेशन होंगे, पहले तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा दोनों के बीच में, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने निकलेंगे, 4 इंटू 2 3 इंटू 2 6 निकलेंगे। देन तुम्हारा रिलेशन पूछ रहा है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, मतलब m क्रॉस n जो होता था वही 2 की पावर में चला जाएगा, समझे। अब टाइप ऑफ रिलेशन पूछना चाहता है, टाइप ऑफ रिलेशन होता है बहुत सारे, देख लेता हूँ। एम्प्टी रिलेशन, a relation from A to B is called empty relation if and only R is 5।
एक्चुअली तुम्हारे ए से बी के अंदर इतने सारे एलिमेंट आएगा, बढ़िया है, क्योंकि तुम एक बार करके देखो 1 3 और 2 3 बनेगा, सही है। बट जो आर दिए थे ना, आर कुछ भी हो सकता है, गिवन रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो आर आर जैसे मान लो 5 गिवन है, तो तुम्हें नहीं लगता कि कोई भी एलिमेंट हमारे 5 अगर है तो कोई एलिमेंट नहीं है, वो तो नाल सेट है एक्चुअली, वही समझना चाहते हैं। तो उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, एम्प्टी, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब वैक्यूम ही रह जाएगा, समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन। Universal relation means a relation from A to B is called universal relation if and only all the element of A cross B present in R। अगर A के अंदर 1 2 है, B के अंदर 3 है, तो A क्रॉस B में जितने एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट R में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। देख लेते हैं, मतलब A ही R के साथ बराबर हो जाएगा, समझ के लिए। तो अगर जैसे R एक रिलेशन है, इसके अंदर अगर A B प्रेजेंट है, तो A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ A, B इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, देन एच ओ एल एच ए और बी बराबर होना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ए और बी बराबर होना चाहिए। जब भी तुम्हें ए और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो अगर ए और बी बराबर है, तो उसको क्या लगाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे मान लो 2 3 5, जैसे ए को से करने जा रहे हो, करो ए को से, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट होंगे, 2 2 2 3 2 5, ऑब्वियसली 3 2 3 3 3 5, ये कैसे लिख रहे हो, सबको चमक रहा है ना। देन ऑब्वियसली 5 2 5 3 5 5। तो इतने बड़े तो रिलेशन है, ठीक है, इतने बड़े तो एक्चुअली एक और से का जो रिलेशन आ रहा है, ठीक है। बट एक और से के अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा और किसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, जब तुम्हें ऐसा बोलेगा कि आइडेंटिटी रिलेशन निकालो इनमें से, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे ए और ए, मतलब जहाँ पे ए और बी बराबर है एक्चुअली, ठीक है, वो उसको बोलेगा आइडेंटिटी रिलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन भी देख लो, लेट एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज एन। तुम ए से ए के बीच में रिलेशन बना रहे हो, तुम्हें बोल रहा है कि ए से जो तुम ए जा रहे हो वहाँ पे रिलेशन कितने होंगे। इसके पास एन एलिमेंट है और ए ही है ना, तो इसके पास भी एन एलिमेंट, तो एन से ए जा रहे हो, पहले नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, ए इंटू ए, मतलब एन क्रॉस एन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 की पावर एम क्रॉस एन, यहाँ पे एम बी एन है, एन बी एन है, तो क्या होता है 2 की पावर एन स्क्वायर, ऑप्शन सी। समझ में आया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। इनवर्स रिलेशन, इफ R is a relation from a set A to B, then इनवर्स रिलेशन ऑफ R, R के इनवर्स जो होंगे वो क्या कहला जाएगा, R इनवर्स कहा जाएगा। बट वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, B से A में जाएगा। सिमिलरली देखो R में A B प्रेजेंट है, ठीक है, R रिलेशन में A B प्रेजेंट है, A इज अ एलिमेंट ऑफ A, B इज अ एलिमेंट ऑफ B, ऑब्वियसली बात है। देन R इनवर्स क्या हो जाएगा, B और A स्वैप हो जाएगा, मतलब जहाँ पे A था देखो वहाँ पे B आ चुका है, और जहाँ पे B था वो पे A आ चुका है, R इनवर्स में। आर से जब आर इनवर्स हो तब ए और बी स्वैप हो जाएगा। देखो आर में क्या है, 1 2 2 3 3 4 है, एक एग्जाम्पल है रिलेशन का, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे आर इनवर्स अगर निकालने बोले क्या होगा, 1 1 और 2 स्वैप हो जाएगा, मतलब 2 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह 3 आएगा, ऐसे घूम जाएगा चीजें, देखो सारे कुछ घूम गए एक बार, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिली, अभी हम पढ़ के आए थे कुछ टाइम पहले, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, अभी पढ़ के आए थे। पहले वाले को बोलते रेंज, डब्बा डब्बा, तो पहले वाले को डोमेन कहला जाता है, इसको रेंज। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, क्यों हो रहा है, देखो इसका तो डोमेन क्या था, 1 था, बट आर इनवर्स का रेंज क्या बन गया, 1 बन गया ना, तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स नहीं बना। सिमिलरली डोमेन ऑफ आर इनवर्स का डोमेन देखो 2 था, तो रेंज ऑफ आर क्या था, 2 भी था ना, तो दोनों बराबर है, मतलब जो डोमेन होगा आर के लिए वो रेंज हो जाएगा आर इनवर्स के लिए। सिमिलरली जो डोमेन होगा आर इनवर्स के लिए वो रेंज हो जाएगा आर के लिए, ठीक है, मतलब दोनों स्वैप हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक रिलेशन भी गिवन है, ऐसा सवाल भी आता है जेई में। द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एट ए बी, ए इज इक्वल टू बी, देन आर इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है तुम्हें। पहले आर ही निकालो। आर क्या होता है, एक
कौन सा फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर या फिर रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, लॉजिक गिवन है, तुम्हें खुद सेट फॉर्म करना है। तो मैं फॉर्म करूंगा, पहले क्या आएगा, बी को 2 ले लो, एक बार बी को 1 ले लो, पहले बी को 1 ले लो तो क्या आएगा, ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, बी का वैल्यू जो आएगा ए का वैल्यू उसका डबल आएगा, यही बोलना चाहता है। बी का वैल्यू 2 ले लो, ए का वैल्यू 4 आ जाएगा, ऐसा चलते जाएगा। तो आर है, आर में क्या होता है, स्वैप हो जाएगा, 1,2 2,4। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन हमारे सिलेबस में 4 टाइप के होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। बट एंटी सिमेट्रिक हमारे एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में आता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव, इन तीनों को मिला के क्वेश्चन आता है। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है जहाँ पे a, रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे 1,1 2,2 3,3, अगर तुम्हारे मान लो ए सेट के अंदर 1 2 3 है, ठीक है। अगर कोई रिलेशन गिवन है जिसके अंदर 1,1 2,2 3,3 तीनों प्रेजेंट होना चाहिए, उसको क्या क्या कहला जाएगा, उसको कहला जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलरली देखो यहाँ पे 1,2 है, तो R1 जैसे एग्जांपल है, R1 क्या है, 1,1 है, बट यहाँ पे 1,1 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, उसके साथ 2,2 भी आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ए के पास भी 2 था, समझे। ठीक है, कंक्लूजन, अभी बढ़ गए आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव कहला जाएगा। अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होंगे ही होंगे, बट अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ए के अंदर 1 2 3 है, तो आर क्या होगा, अगर आइडेंटिटी पूछे कोई, 1,1 2,2 3,3 होगा, ये आइडेंटिटी तो है, कोई रिफ्लेक्स भी है, तुम्हें दिख रहा है कि 1 2 3 था, उसका ही सारे सेट प्रेजेंट है, 1,1 2,2 3,3 प्रेजेंट है। और भी एक रिलेशन की मैंने जहाँ पे 1,1 2,2 3,3 1,3 2,3 है, एक तो रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है, देखो यहाँ पे सारे जो हमारा ए, वो जो पेजेंट है वो सारे पेजेंट है, बट एक क्या आइडेंटिटी होंगे, आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए था, आइडेंटिटी के लिए चाहिए था ए और बी, मतलब ए बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो 1 और 3 आ चुके हैं ना, तो जो तो बराबर नहीं है। बट रिफ्लेक्स के केस में क्या चाहिए था, जो तुम्हारे ए सेट के अंदर प्रेजेंट है वो सारे रिलेशन के जो सेट है वहाँ पे सारे प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब 1,1 1,2 1,3 वो सारे प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके साइड बाय साइड 1,1 2,2 3,3 मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, यही कंडीशन आता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्चुअली नॉट आइडेंटिटी बट रिफ्लेक्सिव, ये वाला क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन बी कोमा इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, मतलब अगर ए कोमा बी तुम्हारे रिलेशन का अगर प्रेजेंट रहे तो बी कोमा ई शुड बी प्रेजेंट, बी कोमा बी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे 1 2 3 प्रेजेंट है, जैसे एक एग्जांपल गिवन है R1, इसमें अंदर 1,2 प्रेजेंट रहेगा तो 2,1 भी बाई डिफॉल्ट आना चाहिए तुम्हारे रिलेशन के अंदर, नहीं तो उसको रिफ्लेक्सिव उसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। सिमिलरली 8 2 प्रेजेंट है, वहाँ पे 1,3 है 2,3 है 3,2 है, 2,3 का तो रिवर्स प्रेजेंट है 3,2, बट 1,3 का रिवर्स कहाँ आ गया, वो तो नहीं है ना हमारे पास, मतलब 3,1 प्रेजेंट नहीं है हमारे सेट रिलेशन के अंदर, तो हमारा इसको क्या कहला जाएगा, वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होंगे, मतलब R1 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, R2 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो भी मैंने समझा दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। एंटी सिमेट्रिक, ए कोमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन एज वेल एज बी कोमा इज एलिमेंट ऑफ आर, ये कब होंगे एंटीसिमेट्रिक, जब ए और बी बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, क्यों बोल लो, इसको लॉजिक समझ लो। एक्स कोमा वाई, एक्स जैसे एग्जांपल है एक्स कोमा वाई, एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई वाई, ये क्या होता है, सच दैट, मैंने समझाया था सेट्स की क्लास में, सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई वाई, मतलब एक्स बाई वाई बोल रहे एक्चुअली, ठीक है, और वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, भाई इज डिविजिबल बाई एक्स से बोला जाता है, बढ़िया है। एक्स वाई सब कुछ नेचुरल नंबर है, बढ़िया है। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले समझो। डिविजिबिलिटी मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो तुम्हारा न्यूमरेटर को बिल्कुल डिवाइड कर देगा, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, हमेशा वो इंटीजर आना चाहिए, यही जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है बचपन वाला हमारा। तो एक्स बाई वाई को जब डिवाइड करेंगे ना, तब वो बिल्कुल, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, एक्स का वैल्यू 4 वाई का वैल्यू 2 ले लो, एक्स बाई तुम 4/2 करो पहले, क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। पर 2 बाई जब 4 करने जाओगे तब तो यहाँ पे तुम्हें फ्रैक्शन मिल गया 0.5, एक डिविजिबल हुआ, वो तो डिविजिबल नहीं हुआ हमारे,
इसीलिए तो फ्रैक्शन आ रहा है। डिविजिबल होता तो हमें बिल्कुल इंटीजर मिल जाता ना, डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो हमेशा याद रखना एक हाफ डिविजिबल होंगे जब x और y बराबर होंगे। तुम किसी भी एग्जांपल लेके देख लो, या फिर जब x और y सिर्फ बराबर होंगे तभी ये पॉसिबल है। तो इसीलिए एंटी सिमेट्रिक में a और b बराबर होंगे। ठीक है लॉजिक समझ में? चला आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर ए कोमा बी प्रेजेंट है, उसके पेयर बी कोमा सी भी अगर प्रेजेंट है, ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है, बी कोमा सी अगर प्रेजेंट है, देन ए कोमा सी शुड बी प्रेजेंट इन योर रिलेशन। मतलब बोलना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, R1 के अंदर 1,2 2,1 है, 1,2 2,1 है, बट जैसे मान लो इसका कब प्रेजेंट होगा, 1,1 तो प्रेजेंट नहीं है ना हमारा, मतलब ये दोनों तब गायब हो जाएगा। 1,1 कब प्रेजेंट है, 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। इसको ऐसे लिखते हैं ना, सेट्स में पढ़ाया था। अगर किसी ने सेट्स का रिकॉर्डिंग नहीं देखा, अच्छे से देख लेना। सेट्स रिलेशन फंक्शन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को भी बिल्कुल मास्टर करेंगे, सेट्स को अच्छे से देख लेना। तो 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। बट नीचे वाला देखो, 1,2 2,3 1,3 है, 1,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, मतलब इसका 1,2 का ही पेज है, 2,3 प्रेजेंट है। बट 1,3 भी तो हमारे अंदर सेट के अंदर पेज है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला देखो R3, 1,2 2,5 1,3 3,2 2,2। पहले क्या करूंगा, 1,2 के साथ कोई पेयर ढूंढ निकलूंगा। पेयर कौन सा ढूंढूंगा, 1,2 के साथ 2,3 का पहले पेयर निकल लो। तो 1,3 प्रेजेंट है हमारे सेट के अंदर, हाँ प्रेजेंट है, तो ये हमारा अभी तक सही है। देन 1,3 के साथ 3,2 भी ये तो आएगा ना, जो 1,3 था इसके बाद 3,2 भी तो निकाल लिया ना। इसके बाद 1,2 प्रेजेंट है, हाँ पहले ही प्रेजेंट था, ये भी होंगे। 3,2 के साथ 2,2 प्रेजेंट है, देखो 3,2 के साथ 2,2, हाँ 3,2 भी प्रेजेंट है, बढ़िया है। 1,2 के साथ 2,2 प्रेजेंट है, अब क्या बनेगा 1,2 भी हमारे अंदर प्रेजेंट है। 3,2 के साथ 2,3 प्रेजेंट है, और देखो 3,3 प्रेजेंट नहीं है, 3,3 हमारे सेट के अंदर नहीं है। तो 3,3 अगर सेट के अंदर नहीं मिली हमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होंगे। बात समझ में मैं क्या बोला? जब भी तुम्हें कोई भी ऐसा मिल जाए जिसका पेयर एग्जिस्ट करता है, बात को अच्छे से समझो, जिसका पेयर एग्जिस्ट करता है, जैसे ए कोमा बी था ना, इसका पेयर अगर तुम्हें बी कोमा सी मिल जाए, देन तुम्हें एक देन तुम्हें ए कोमा सी मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहला जाएगा। अगर नहीं मिले तो ट्रांजिटिव नहीं होंगे। जैसे मान लो ए कोमा बी के ही कोई पेयर नहीं मिले तुम्हें, बी कोमा ए कोमा बी के कोई पेयर नहीं मिले, जैसे मान लो बी कोमा सी प्रेजेंट ही नहीं है तुम्हारे सेट के अंदर, तब वो ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि रब ने अगर हमारा जोड़ी नहीं बनाया तो हम लोग क्या करेंगे? सोचो, अगर रब ने हमारा जोड़ी नहीं बनाया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ना, समझे? तो इसी तरीके से ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है, अगर बाई डिफॉल्ट बी कोमा सी प्रेजेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है ट्रांजिटिव के केस में? मैं बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ शॉर्टकट। जैसे 1,1 2,2 3,3 एक रिलेशन की मैंने, बढ़िया है। शॉर्टकट क्या है, तुम्हें रिलेशन के केस में जब भी तुम्हें ट्रांजिटिव निकालने पड़ता है, रिलेशन आगे जाकर पड़ेगा, इक्विवेलेंट रिलेशन जो भी निकालने पड़े, हमेशा 1,1 2,2 3,3 को कैंसिल करता है। मतलब जो भी तुम्हारा सेम एलिमेंट है, मतलब जहाँ पे ए कोमा ए या फिर जाते एक्स वाई सब कुछ बराबर है, मतलब ये जो 1 बराबर है, 2 बराबर है, एक ही सेट के अंदर दो दो एलिमेंट एक साथ रिपीट हो रहा है, तो उन सबको गायब कर देना। कौन रहेगा? 1,2 2,1 3,2 2,1 रह जाएगा, बढ़िया है। अब इन दोनों इन इन सभी का कॉम्बिनेशन ढूंढो। अगर इन सभी ने अगर ट्रांजिटिव शो कर दिया या फिर रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, जो भी आगे जाके पढ़ेंगे इक्विवेलेंस, अगर शो कर दिया, सब कुछ शो कर देगा। तो देखो 1,2 2,1 इसका प्रेजेंट तो 1,1 ऑलरेडी था, दिमाग में से कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, छोटे पड़ेगा। नहीं तो तुम केसेस सोच नहीं पाओगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, रिपीटेटिव केस हो जाएगा, तुम सोच नहीं पाओगे। एक केसेस को कंट्रोल करने के तरीका है एक्चुअली। देन 1,2 के साथ अगर 3,2 नहीं प्रेजेंट है, 1,2 के साथ 2,1 ये भी प्रेजेंट हो जाएगा, और 3,2 प्रेजेंट है, और 2,1 भी प्रेजेंट है, मतलब रब ने जोड़ी बना दिया। बट 3,1 तो प्रेजेंट नहीं है ना हमारे सेट के साथ, रिलेशन के साथ, तो ये तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नॉट। रब ने जोड़ी बनाया था बट हमें नहीं मिला, अगर यहाँ पे 2,1 नहीं प्रेजेंट होते तब वो बन जाता ऑटोमेटिकली, समझे? आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर एक्स आर वाई, मतलब एक्स से वाई तक तुम जा रहे हो रिलेशन बनाने के लिए। 2x² माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज नॉट सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, बट इट इज रिफ्लेक्सिव। मतलब बोलना चाहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो? यही तुम्हारा सवाल है। एक मजे की बात बताओ, ये सवाल जेईई मेन 2024 का सवाल है।
बट ये सवाल बहुत पुराने जमाने से ही रिपीट करके आ रहा है, मतलब समझ सकते हो इतना इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में इतने बार रिपीट हो रहा है, तो छोटे मोटे कोई भी एग्जाम में तो रिपीट होने ही वाला है, ठीक है। तो अच्छे से समझो, रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्या था, एक्स कोमा वाई, वाई कोमा वाई, जो भी आएगा एक ही आएगा, ठीक है, मतलब कोई दूसरे वाला नहीं आएगा। ए कोमा ए होता है ना रिफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट, अभी समझ के आए, तो वहाँ पे एक्स कोमा वाई होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई की जगह एक्स डाल देंगे, तो टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जीरो, ये तुम्हारा इनिशियल था। अब हम लोग वाई की जगह एक्स डाल दिया, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, वाई की जगह एक्स डाल दिया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो नहीं दे रहा है, मतलब तुम्हारा ये रिफ्लेक्सिव होंगे। सिमिलरली टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब हम लोग सिमेट्री प्रूव करने के लिए क्या है, सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, हम लोगों को यही ढूंढना है। बेसिक ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो ना, एक एन एग्जाम्पल वन टू मैंने ले लिया वन कोमा टू, तो वन कोमा टू पॉइंट पे अगर हमारा जीरो आए तो टू कोमा वन पे भी हमारा जीरो आना चाहिए, यही तो रिफ्लेक्सिव का बेसिक डेफिनेशन था। तो मैं वन कोमा टू पे पुट करूंगा, देखो वन कोमा टू पे पुट करा, टू इंटू वन थ्री इंटू वन इंटू टू, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ये पुट कर दो जीरो हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, मतलब हमारा जीरो आ रहा है इक्वेशन, तो हमारा टू कोमा वन कोमा टू सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन में। बट टू कोमा वन में चलते हैं, देखो टू कोमा वन जो है वो पे देखो डालो, वो पे देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छे से देखो, ये पे टू, टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस वन स्क्वायर, मतलब एट माइनस सिक्स प्लस वन, ये कहाँ से तुम्हें जीरो मिल जाएगा, ये तो जीरो नहीं पॉसिबल है ना, तुम्हें ये तो थ्री मिलेगा, तुम जीरो नहीं निकाल सकते इससे, ठीक है। तो थ्री इक्वल टू जीरो होता है, ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, थ्री इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ना, ये नहीं पॉसिबल है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ में, मैंने मतलब हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, गुड सवाल है, अच्छी सवाल है ये सवाल, ठीक है। एक रिलेशन गिवन है और एक सेट भी गिवन है, तुम्हें यहाँ पे पूछना चाहते हैं एग्जामिनर कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, नाइदर सिमेट्रिक नाइदर ट्रांजिटिव, ये सारे कुछ पूछना चाहते हैं, जो जो ऑप्शन गिवन है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो मैं पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने जाऊंगा, वन कोमा वन, टू कोमा टू, थ्री कोमा थ्री सारे प्रेजेंट है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेट क्या था, वन टू थ्री। इसके रिफ्लेक्सिव क्या होता है, वन कोमा वन, टू कोमा टू, थ्री कोमा थ्री, तो रिफ्लेक्सिव तो हमारे पास प्रेजेंट है ना, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव है हमारे पास। अब रिफ्लेक्सिव है कौन कौन से ऑप्शन में है एक्चुअली, पहले वाले में है, बी वाले में है। अब हम लोग को और भी एक चेक करना पड़ेगा, सिमेट्री क्या है देख लेते हैं। वन कोमा टू प्रेजेंट है, टू कोमा वन कहाँ गया, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन था, अगर वन कोमा टू प्रेजेंट है तो टू कोमा वन भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उसका रिवर्स भी प्रेजेंट होना चाहिए। टू कोमा वन कहाँ पे है यहाँ पे, वन कोमा टू इज अ एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, टू कोमा वन इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, ये तो नहीं पॉसिबल है ना, मतलब सिमेट्रिक नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आता है छोटे मोटे एग्जाम में। ओके, ये थोड़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, ये तुम्हारा लॉजिक डेवलप करेगा। लेट ए बी नॉन वाइड सेट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, मतलब एक फैमिली के अंदर दो चिल्ड्रन, ठीक है। एक्स क्या है, एक चिल्ड्रन का नाम है एक्स, एक फैमिली है उसके अंदर दो चिल्ड्रन है, एक्स और वाई, ठीक है। ये पे बोल रहा है कि एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है, मतलब एक्स वाई के ब्रदर है, बढ़िया है। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, मतलब दोनों सिमिलर हो जाते हैं, एक्स क्या एक्स के बराबर हो सकता है, या फिर वाई के बराबर हो सकता है, ये तो नहीं पसंद है ना, वाई तो मतलब वाई, एक्स मतलब ए, मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब बादर्स वाले केस हमारा नहीं हो सकता, मतलब रिफ्लेक्सिव वाला हमारा गायब हो चुका है। अब हम लोग सिमेट्रिक में जाएंगे, सिमेट्री में क्या होता है, अगर एक्स तुम्हारा वाई की बादर्स है, तो क्या हमेशा वाई भी तुम्हारा एक्स की बादर्स होंगे, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है। अगर एक्स मान लो बादर्स है वाई का, जैसे मान लो वाई बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, तो वाई बड़ा है एक छोटा है, तुम हो और तुम्हारे छोटे भाई है, ठीक है, तुम्हारे छोटे भाई एक साथ, तुम हो वाई, तो तुम बड़े हो अभी, तो तुम क्या तुम्हारे छोटे भाई का बादर्स हो जाओगे, तुम तो एल्डर ब्रदर बन जाओगे ना तब, समझे बात। तो ये लैंग्वेज करेक्टली ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होंगे, नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, मैंने मान लिया बाहर वाले एक एलिमेंट,
तो एक बात सोचो, मतलब x छोटा है y बड़ा है, सिमिलरली y छोटा है z बड़ा है यहाँ पे। क्यों यहाँ पे y छोटा है z बड़ा है? क्योंकि ये मैंने एज्यूम कर लिया। तुम्हें एक पीआर ढूंढना पड़ता है ट्रांजिटिव निकालने के लिए, एक्चुअली ट्रांजिटिव होता है कि नहीं ऐसे निकालना पड़ता है। तो वाई जेड है, तुमने ये अलग से डेवलप करा। वाई ही क्यों लिया? क्योंकि हमारा ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, पीआर को एग्जिस्ट कराना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसलिए वाई और जेड एक अननोन को ले लिया। तो वाई इज बादर्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे वाई बड़ा, वाई छोटा है, जेड बड़ा हो चुका है। तो क्या एक समय से जेड की बादर होगा? ऑब्वियसली बात है ना, एक जेड की बादर होगा ना। क्यों नहीं होगा? एक छोटा होगा, एक छोटा है, जेड तो बड़ा है ना। जेड अगर जेड अगर वाई से बड़ा है तो ऑब्वियसली एक से तो बड़ा ही हो जाएगा घूम फिर के। तो ट्रांजिटिव हमारा ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक्स अगर एक्स अगर बादर से वाई, क्या मतलब एक्स छोटा है वाई से, तो ए वाला पॉइंट में क्या हो जाएगा, वाई छोटा है जेड से। तो ऑब्वियसली एक्स क्या जेड से बड़ा होगा? यही बोलना चाहते हैं, ऑब्वियसली होगा ना, ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा ट्रांजिटिव हमारा। समझ में आया सभी को? आई गेस सभी को समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन किसको कहला जाता है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, तीनों अगर शो करेगा तब उसको रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंट रिलेशन कहला जाएगा। ठीक है, अब इससे एग्जांपल थोड़ी देख लेते हैं। 1,1, 2,2, 3,2, 3,2, 2,1, 2,3, 1,2, 4,2 इज अ रिलेशन बिटवीन ए टू ए। ए क्या है? 1 2 3 है। अब तुम्हें पूछना चाहते हैं ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा? ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि देखो 1,1, 2,2, 3,2 होगा। 1,1, 2,2, 3,3 हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग सिमेट्री ढूंढने जाते हैं। सिमेट्री ढूंढने के लिए मैंने शॉर्टकट समझाया था सभी को, क्या करो अब तुम्हारा नया रिलेशन क्या बन जाएगा, 1,1, 2,2, 3,3 को गायब मार दो। क्यों गायब मारोगे? क्योंकि मैंने बोला था इसमें कॉन्फ्यूजन होता है बच्चे को। 3,3 को गायब कर दो, बढ़िया है। तो हमारा एक्चुअली क्या बचेगा, 3,2, 2,1, 2,3, 1,2, 4,2, यही तुम्हारा एक्चुअल रिलेशन है। अब ढूंढो। 3,2 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, बढ़िया है। 2,1 प्रेजेंट है, 1,2 प्रेजेंट है, सही है। यहाँ पे शायद 4 थोड़ी नहीं आएगा, यहाँ पे शायद आएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा शायद आ गया था, प्रिंटिंग शायद मिस्टेक कर दिया था, और फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट पर यह तक ही रहेगा। लास्ट पर लेकिन बाई डिफॉल्ट मिस्टेक हो चुका है, नहीं होंगे, यह तक ही होंगे। ठीक है, नहीं। तो ये देखो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है, मैंने प्रूव कर दिया। अभी सिमेट्रिक के लिए जा रहे हैं। 3,2 पेजेंट है तो 2,3 भी पेजेंट है, बढ़िया है। 2,1 पेजेंट है तो 1,2 भी पेजेंट है, मतलब हमारा सिमेट्रिक बन चुका है अच्छी तरीके से। ठीक है, 3,2 पेजेंट है, 2,1 पेजेंट है, तो इससे तुम्हें ट्रांजिटिव बनाने के लिए 3,1 पेजेंट होना चाहिए ना। 3,1 कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो ये दोनों का 3,1 है, कहाँ से दिख रहा है? 3,1 नहीं है यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव नहीं होंगे। और अभी मैंने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन होने के लिए। तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉट एन इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। ये सवाल देखो, ये पे लॉजिक बिल्डिंग की सवाल है, लॉजिक बिल्ड करेगा तुम्हारा। ठीक है, एक्चुअली लॉजिक बिल्ड करेगा। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन डिफाइंड इन द सेट एस, इस सेट के अंदर ए बी सी तीनों, मतलब तीनों एलिमेंट है। ठीक है, एक सेट के अंदर। अब तुम्हें इक्विवेलेंट रिलेशन पूछ रहा है, ऑब्वियसली बात बोल रहा है कि डिफाइन इन द सेट मतलब एबीसी, मतलब एबीसी से तुम एबीसी जा रहे हो एक्चुअली, बढ़िया है। इस ये सारे सवाल को सॉल्व करने का एक ट्रिक्स है। ठीक है, जब भी ऐसा पूछेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन, और भी बहुत बार पूछता है कि सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए कितने एलिमेंट बाहर से ऐड करना पड़ता है, कुछ दे देता है देन बाहर से ऐड करना पड़ता है, वो मैं सवाल कराऊंगा हमारे कौन से वीडियो में, क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो के नेक्स्ट वीडियो हमारे जो है। पहले मैं थोड़ी सॉल्व करने का टेक्निक सिखा देता हूँ। मिस्टेक कभी नहीं होंगे अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बच्चे ज्यादातर मिस्टेक कहाँ पे करते हैं पता है? केसेस मिस कर देते हैं बच्चे।
पहले तुम्हें लिख लेना है ए बी सी। तो पहले एलिमेंट क्या आएगा, ए, ए, बी, सिमिलरली आएगा बी, 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 कैसे आ रहा है ये चीजें, बी और सी, सिमिलरली ए, बी, ए सी, यार जैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो सी से सब एक भी जाएगा, सी, बी, सी, सी, ये भी जाएगा। रिफ्लेक्सिव कब बनेगा, कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव शो कर रहे हो, वो रिलेशन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ शो करेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या होता है एक्चुअली, तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया रिफ्लेक्स के लिए क्या होता है, ए, अकॉर्डिंग टू दिस सेट बी, सी, ये तीनों पॉसिबल है। ये जो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव कंडीशन है, अब तुम खुद बोलो अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कॉम्बाइन नहीं होंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो जाएंगे ना, क्योंकि ए, बी, सी, सी का कोई पेयर तुम ढूंढने जाओगे तो उसका ही घूम फिर के आ जाएगा, कोई निकाल ही नहीं पाओगे। तो घूम फिर के तो एक्चुअली तुम्हारा इक्विवेलेंट रिलेशन ही तो आ रहा है ना। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वहां पे तुम्हारा इक्विवेलेंट रिलेशन तो शो करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे केसेस की सवाल है, एक्चुअली केसेस की सवाल है, केसेस लेना तुम्हें अभी सीखना पड़ेगा, पीएनसी टाइप एक सवाल है ये पे, लॉजिकल बेसिक रीडिंग सवाल है, बट तुम कर लोगे, ऐसा इजी है सवाल। मैं थोड़ी इसको अच्छे से लिख देता हूँ। केस 1 फॉर इक्विवेलेंट रिलेशन, केस 1 में क्या लेंगे हम लोग, बी, सी, ठीक है, ये केस 1 है। अब केस 2 क्या लेंगे, अगर इक्विवेलेंट रिलेशन, मतलब यहाँ पे तुम्हें देख देख के आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा लास्ट में, पहले लॉजिक समझ लो। ये केस 1, अब केस 2 में चलो, और भी केस 2 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कब कब बनेगा एक्चुअली सोचो। मैं एक एक करके एलिमेंट को लूंगी, एक एक करके एलिमेंट लूंगी इन द सेंस, जैसे मान लो ए, बी को अगर मैं लूंगी तो बी, ए को भी मेरे को प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्यों प्रेजेंट होना पड़ेगा, सिमेट्रिक बनाना है, प्रेजेंट होना पड़ेगा, और ट्रांजिटिव तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, अगर रब ने ही कोई जोड़ी नहीं बनाई तो हम लोग तो ऑटोमेटिकली मान लेंगे ना उसको। देखो ए, बी एंड बी, ए, इसको मैंने एडिशन कर दिया अभी, ठीक है। ये भी तो एक इक्विवेलेंट रिलेशन है, देखो ये सारे ट्रांजिटिव भी है, मैंने शॉर्टकट भी सिखाया था, ट्रांजिटिव निकालने के लिए क्या करोगे, रिफ्लेक्सिव वाले जो सारे एलिमेंट है ए, बी, सी, उसको गायब कर दो, तो तुम्हें दिख जाएगा, या फिर ए, बी प्रेजेंट है तो बी, ए भी प्रेजेंट है। सिमिलरली तो ए, बी अगर बी, ए प्रेजेंट है तो इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए, प्रेजेंट होना चाहिए, और ए, तो हमारा रिफ्लेक्सिव के अंदर ही था। मैं क्या बोला समझ में आ रहा है एक्चुअली, मैंने बोल रहा हूँ एक्चुअली ये चीज, मैं बोल रहा हूँ ये चीज की, देखो इसको गायब कर दो, अभी जिसको करा है ना इसको गायब कर दो, ये वाला चीज को गायब कर दो, इसको हमारा रिलेशन अब क्या बन गया एक्चुअली, ए, बी, मैं लिख रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। थोड़ी अलग लेना पड़ेगा, ब्लैक ले कैसे ले लिया, हाँ। तो ए, बी, ए, तो ये तो ऑब्वियसली हमारा ट्रांजिटिव शो करेगा ना, ए, तो हमारा सेट के अंदर प्रेजेंट ही रहता है हमेशा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी सारे रिफ्लेक्स वाले एलिमेंट था, रिफ्लेक्सिव जो बनाता है एक्चुअली, ए, बी, उसको गायब, जब भी तुम सिमेट्री या फिर ट्रांजिटिव निकलने लगेगा तब तुम्हारा केसेस कम जाएगा, तो ए भी एक केसेस बन जाएगा। अब केस 3 में जाते हैं एक्चुअली। केस 3 क्या लेंगे, और भी एक एलिमेंट को बढ़ाएंगे, मतलब और भी सिमेट्रिक को एलिमेंट को बढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली। एंड इसके बाद तुम्हारा कौन सा था, सी, ए तो ए, सी भी होना चाहिए।
बढ़िया है। सारे एलिमेंट आ गए, हाँ फोर्थ आ चुका है ये तो ए भी तो एक पॉसिबिलिटी है। इसका कैसे निकालेंगे देखो, मैंने मतलब मैं एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के ऐड कर रहा हूँ, यही लॉजिक है। तो ए बी, तो ए कोमा ए तो हमारा प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी ए प्रेजेंट है और ए कोमा सी भी प्रेजेंट है, मतलब हमारा सिमेट्रिक भी बन चुका है, नो इशू इन द सिमेट्रिक फॉर्मेशन। तो कोई दिक्कत नहीं आते। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मान लो मैंने ए कोमा सी का कोई पेयर बनाया रब ने, कोई पेयर नहीं बनाया। रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट को भूल जाना, हमेशा मैंने बोला है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव निकालने के लिए रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट को भूल जाओ। वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सारे कुछ मैनेज कर लेगा, उसको गायब कर देना। तो ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है तो बी कोमा ए प्रेजेंट है, सिमेट्रिक है। सी कोमा ए प्रेजेंट है तो मतलब ए कोमा सी भी प्रेजेंट है हमारे पास। बट इसके अंदर कोई भी तुम जोड़ी नहीं ढूंढ पाओगे एक्चुअली, ठीक है। ए कोमा सी के साथ सी कोमा ए का जोड़ी बनेगा, बट वो तो ऑलरेडी ए कोमा ए हमारे रिफ्लेक्सिव के अंदर था। तो ऑलरेडी वो ए भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आप केस 4 में जाते हैं। इसको यूज कर दो, ये कोई काम का नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि इसको तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस प्रूव कर चुके हैं। तो केस 4 में आ जाते हैं। केस 4 क्या बनाएगा, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ये हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है। मिनिमम क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया को मान के चलते कि हमारा इक्विवेलेंस मानना चाहिए। तो एक एक केस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब मैंने सी कोमा ए को ले लिया था और ए कोमा सी को भी ले लिया था, मतलब ए वाले को ले लिया था। अब हम जाएंगे सी कोमा बी कोमा सी में, ठीक है। एक एक को लेंगे, देन लास्ट में सारे को ले लेंगे। क्या होंगे, सी कोमा ए और ए कोमा सी। सी कोमा ए कोमा सी तो ले लिया था मैंने, सी कोमा बी और बी कोमा सी होगा। बी कोमा सी सही है। अब ए तो सारे रिफ्लेक्सिव वाले हैं, तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारे कुछ शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको गायब कर दो, मतलब ये सारे को गायब मान लो, ठीक है। मन मन में है, इसको गायब मान लो। तुम्हारे मेन दोनों यही है अभी। सी कोमा बी प्रेजेंट है तो बी कोमा सी भी प्रेजेंट है। और इन दोनों के साथ गॉड ने जो जोड़ी बनाई सी कोमा बी कोमा सी, मतलब क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सी कोमा सी ट्रांजिटिव होने के लिए। तो ट्रांजिटिव वाले एलिमेंट हमारा ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव में था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मतलब बैक एंड में तुम सोच लेना बस। तो ये भी तो एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। इसके बाद तो और कोई केस भी नहीं अच्छा है। ये पे बच्चे रुक जाते हैं। इसके बाद भी और एक केस बच गया, कौन सा केस बच गया, केस 5, जहाँ पे सारे कुछ एक साथ आ जाएगा। मतलब जहाँ पे तुम्हारा सारे एलिमेंट एक साथ आ जाएगा, जहाँ पे मतलब ये जो पांचों केस है ना, ये पांचों के अंदर जो भी एक में लिखोगे, मतलब एक ही होगा जहाँ पे सारे होंगे, जहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारे रिप्लेस करेगा। वो कैसा देखो। सी कोमा ए कोमा सी एंड ए कोमा बी कोमा ए भी था। देखो हो चुका है। ये भी तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुम खुद ही देख लो ना। सी कोमा बी कोमा सी भी प्रेजेंट है, सी कोमा ए प्रेजेंट है, ए कोमा सी भी प्रेजेंट है, ए कोमा बी प्रेजेंट है, बी कोमा ए भी प्रेजेंट है। और कोई ट्रांजिटिव के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे कुछ सेटल है, बिल्कुल देख सकते हो तुम। सी कोमा बी के साथ कौन सा रिलेशन है, देखो सी कोमा बी के साथ बी कोमा ए ढूंढने जाओगे, सी कोमा ए भी प्रेजेंट है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी भी गायब हो जाएगा, सी कोमा ए। अभी जब तक इतने प्रैक्टिस कर चुके, इतने सवाल कराए, तो सॉर्टेड है चीजें। तो केस 5 हमारा 5 केसेस ही पॉसिबल है, इसके बाहर और कोई केस नहीं जा सकता। तो हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे फॉर अ इक्विवेलेंट रिलेशन, अगर 3 रह जाए तो 5 केस बन रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने नहीं, दो वाले को करके भी देखा। दो वाले को करके भी देखा, मेरे को एक ट्रिक्स दिख गया। ट्रिक्स इन द सेंस एक दिख गया, अगर इक्विवेलेंट रिलेशन कोई तुम एग्जाम में पूछ लिया, तो तुम डायरेक्ट बोल दोगे। ये सारे केसेस नहीं करना पड़ेगा, एक पीएनसी की तरह है, तुम्हें सोचना पड़ेगा, एक एक टर्म लेके आगे बढ़ेगा, छोटी छोटी करके, देन तुम्हें टोटल लेना पड़ेगा, देन उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आएगा। ये पीएनसी की तरह है, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस कर जाते हैं। तो इसको कैसे टैकल करोगे एक्चुअली, इसको टैकल करने के लिए मैंने शॉर्टकट बनाया। इसका शॉर्टकट क्या था एक्चुअली, टू की पावर एन माइनस एन एक्चुअली शॉर्टकट होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन।
for a equivalent relation you must have n number you must have 2 की पावर n माइनस n रिलेशन। मतलब आप n क्या होता है एक्चुअली, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। जो ए सेट था जैसे 5 3 था, देखो अब मैं ये वाला सवाल को चुटकी में सॉल्व करूंगा। ये में देखो ए सेट पे कितने एलिमेंट है, ए बी सी तीनों एलिमेंट है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए इक्विवेलेंट रिलेशन में, 2 की पावर 3 माइनस 3। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 8 माइनस 3 क्या है 5। देखो चुटकी में आंसर बन गया एक्चुअली। तो ऐसा आता है, ठीक है, मतलब ऐसा बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम में पूछता है, जेई में भी बहुत बार पूछ लेते हैं, क्योंकि पीएनसी की तरह बहुत लंबे केसेस होता है, ठीक है, और भी अगर बड़े आ जाए तो और भी लंबे केसेस होता है, तो इसको मैंने जनरलाइज कर दिया। मैंने एक दो 2 cos 2 का भी करके देखा, मतलब ए बी करके एलिमेंट लेके देखा, वह पे भी यही सिमिलर वैलिड होता है, ठीक है, तुम भी खुद भी इसको प्रूव कर देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े चलो, अच्छी सवाल था, फिर से रिपीट करना मैं बोल देता हूँ, ठीक है। n is the set of all natural number, the r is defined on n cross n as follow, a b r a b r c d, मतलब r सेट के अंदर जो a b और c d को मिला के बन रहा है a d इक्वल टू b प्लस c बन रहा है, प्रूव दैट r इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। लंबी चौड़ी सवाल है, क्या है, किसी को नहीं समझ में आएगा तो मैनेज कैसे करेंगे इसको एक्चुअली, हाउ वी कैन मैनेज इट। मैं a कोमा b को पहले x मान लो अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसे मैंने समझाया था ना, जैसे मान लो एस क्रॉस जी था, एस क्रॉस के था, स्टार्टिंग के जो सवाल कराए थे वो पे क्या था, क्रॉस यूनियन था, मैंने उसको क्या किया था ए बी मान लिया था अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस ए बी, तो ए मान लो, सी डी को बी मान लो, कैपिटल बी। तो इसके बाद क्या करोगे, ए बी मान लिया मैंने बढ़िया तरीके से। क्यों माना, इसमें बच्चों को कॉन्फ्यूजन होता है, जिसको कॉन्फ्यूजन नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकता है। तो ए कोमा ए होता है ना, जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए, मतलब तुम्हारे पास ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी होना चाहिए तुम्हारे सेट के अंदर। मैं ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रूव कर देखो, इसमें क्या एक्चुअली लॉजिक क्या बिल्डअप हो रहा है। पहले ए के साथ डी जा रहा है, देन बी के साथ सी जा रहा है, तो मैं यहाँ पे भी जो सिमिलर करूंगा, ए के साथ बी जाएगा, बी के साथ ए जाएगा, ये तो ऑलरेडी इक्वल है ना, रिफ्लेक्सिव तो कोई नहीं रोक सकता इसको। देखो रिफ्लेक्सिव समझ में आए, रिफ्लेक्सिव तो 100% होने वाला है। अब हम लोग सिमेट्रिक चेक करने जाएंगे। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअली सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे थोड़ी साइड में जगह ढूंढ लेते हैं, कलर अलग लेते हैं, रेड नहीं, ब्लैक नहीं, ग्रीन इसी लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है तो सी कोमा डी भी, ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है और विद बी कोमा सी है पे तो और भी एक्सटेंडेड है, तो उसका भी इनवर्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो ए कोमा बी, ए कोमा बी प्रेजेंट है, इसका इनवर्स क्या होगा, ऑब्वियसली आर, समझ आ रहा है, सी कोमा डी। तो इससे लॉजिक क्या आ रहा था, ए डी बी सी आ रहा था, मतलब फर्स्ट के साथ लास्ट, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट, सही है। इसके थोड़ी आगे बढ़े और मैं क्या करूंगा, इसको सी डी और आर ले लूंगा, इसको घुमा के, क्या तब भी सेम ही आएगा, देखते हैं। सी के साथ बी क्या बनेगा, ए के साथ डी क्या बनेगा, यही तो लॉजिक था। पास वाले के साथ पास वाले बन रहे थे, दूर वाले के साथ दूर वाले बन रहे थे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो बी प्लस सी इक्वल टू ए कोमा डी, अरे सही तो, दोनों साइड तो सेम है ना, जस्ट घुमा फिरा के लिख दिया, तो हमारे पास सिमेट्रिक भी होने वाला है। अब हम लोग ट्रांजिटिव प्रूफ करने जाएंगे, ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करेंगे एक्चुअली, आगे बढ़ते हैं। ए कोमा बी अगर प्रेजेंट है, आर सी डी, तो हमारा हो क्या रहा था, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सी कोमा डी अगर प्रेजेंट है, आर, तो क्या देगा, इसके साथ कोई नया मान लो ई कोमा एफ है,
तो इसमें मैं डालूंगा सिमिलर सी प्लस एफ डी प्लस ई। अब इसको ए करो, एडिशन कर दो दोनों को, दिख जाएगा आपको समझ। ए सी डी एफ इक्वल टू बी डी सी ई। सी डी देखो दोनों साइड कॉमन है, सी डी को काट दो। ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी। अरे यही तो एक्चुअली होने वाला है। अगर हम लोग ए वाला एलिमेंट को ले लेंगे तो यही तो एक्चुअली होने वाला है। ए को ए प्लस ए बी प्लस सी तो आ चुका है हमारे पास बहुत आसानी से। तो हम लोग इसको थोड़ी घुमा के लिख लेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। ई प्लस बी लिख लेंगे। क्यों लिखे अभी लॉजिक समझ में आएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जो हमने लॉजिक अप्लाई किया इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये अगर ट्रांजिटिव होने के लिए दोनों, इसका मीनिंग क्या होता है, ए कोमा बी शुड बी आर विथ ई एफ। मतलब आर रिलेशन के अंदर तुम्हारा ए कोमा बी से ई कोमा ई तक रिलेशन बनाना चाहिए, यही तो तुम्हारा लॉजिक है। बट यही तो लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी डेवलप कर लेंगे ना अकॉर्डिंगली। तो हम लोग तो प्रूव कर चुके हैं ना एक्चुअली। यही एक्चुअली लॉजिक था भैया, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, शायद यही प्रूव करने वाला था। इट इज इक्विवेलेंट, यस यस इट इज इक्विवेलेंट। समझे। ये लिखने का सुकून एक अलग होता है, ठीक है। पूरे सवाल सॉल्व करने के बाद ये लिखने का सुकून अलग होता है जब आंसर आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब डोमेन कोडोमेन रेंज, इसके बाद डोमेन कोडोमेन रेंज का कोई तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगा चीजें। डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है। कोडोमेन क्या होता है, आउटपुट होता है। और रेंज क्या होता है, एक्चुअली एक्चुअल आउटपुट होता है। मतलब तुम्हारा आउटपुट भी वेरीज करता है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कैसे एक्चुअल आउटपुट और आउटपुट के बीच में डिफरेंस है। जैसे मतलब ए के अंदर 1357 है, बी के अंदर 2468 है, और एग्जामिनर तुमको ऐसा एक रिलेशन दे दिया 3254 7274 76 ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है। एग्जामिनर का अकॉर्डिंग रिलेशन दिया, हमेशा ए कॉस बी का जो ए कॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे रिलेशन के अंदर आ जाएगा, वो सारे कुछ बात नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर अकॉर्डिंगली उसका कुछ सेट करके दे दिया, ठीक है। कि ए और बी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ए से बी जा रहे हैं, ए से बी तक जा रहे हैं हम लोग रिलेशन बनाने के लिए। तो उसका मन मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसको दे दिया कि ए वाला क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, यही चीजें कर दिया, ठीक है। अभी तक हम लोग यही सीख के आए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करना सीखेंगे, एक्चुअली प्लॉट करना ही मेन बात है, ठीक है। जैसे 3 के साथ 2 है, मतलब 3 के साथ 2 का मैपिंग है, बढ़िया है। 5 के साथ 4 का है, बढ़िया है। 7 के साथ 2 का है, 7 के साथ 4 का है, 7 के साथ 6 का है, बढ़िया है। तो डोमेन एक्चुअली क्या होगा, जो तुम्हारा एक्चुअली इनपुट था, इनपुट क्या था 1357 सारे कुछ तो इनपुट था एक्चुअली। मतलब तुम ये तो तुम्हारा इनपुट है ना एक्चुअली। तो इनपुट में तुम्हारा 1357 चारों है। तो डोमेन क्या होगा 1357। को डोमेन क्या होगा, जो तुम्हारा एक्चुअली आउटपुट में है, आउटपुट में क्या क्या है 2468 है, 2468 है। बट जो तुम्हारा रेंज होता है वो एक्चुअली तुम्हारा आउटपुट में एक्चुअली जो कनेक्टेड होता है, जो नंबर कनेक्टेड है एक्चुअली एक्चुअली में जो कनेक्टेड है वही तुम्हारा रेंज बन जाएगा। मतलब 246 तुम्हारा रेंज हो जाएगा। 8 हमारा कनेक्टेड नहीं है, कोई भी किसी भी के साथ कोई रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो रेंज क्या होगा, जहाँ पे एक्चुअली रिलेशन बन रहा है और आउटपुट कुछ ना कुछ निकल रहा है, वही एक्चुअल आउटपुट है। समझ में आए। डोमेन कोडोमेन रेंज, इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्या है, ठीक है। मैंने अच्छे से लिख दिया, इनपुट आउटपुट एक्चुअल आउटपुट, ऐसा सवाल आता है जी में, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडर आगे जाकर तुम कर सकते हो, रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस। मुझे पता है तुम लोगों के पास फंक्शन के डिफिनेशन नहीं है, बट फिर भी मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। मैं ये सिमिलर चीज फंक्शन पढ़ाने के बाद एंड में भी रिकॉल करा दूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। रिलेशन फंक्शन, रिलेशन में क्या होता है, ये तो तुम्हारा अभी डायग्राम था, ये डायग्राम रिलेशन शो कर रहा है, बट फंक्शन नहीं शो कर रहा है। फंक्शन के लिए क्या होना पड़ता है, मैं थोड़ी बोल देता हूँ, अभी शायद किसी के दिमाग से ऊपर से जा सकता है, मैं तो पढ़ा दूंगा, सॉर्टेड हो जाएगा चीजें। 1357 है, 1357 वन, यहाँ पे कोई कनेक्टेड नहीं है, फंक्शन होने के लिए वन भी कनेक्टेड होना चाहिए। और सिमिलरली ये जो तुम्हारा इनपुट में जो सारे वैल्यू था ना, इन लोगों का दो दो तीन तीन आउटपुट नहीं हो सकता, इन लोगों का एक ही आउटपुट होना चाहिए। समझे, मतलब 7 के साथ जब 2 4 6 कनेक्टेड ना, ये नहीं पॉसिबल है। फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फंक्शन में तुम्हारा सारे एलिमेंट सारे इनपुट कनेक्टेड होना चाहिए, सारे इनपुट सारे एक्चुअली तुम्हारे जो इनपुट है वो रिलेशन कुछ ना कुछ बना रहे हैं, और एक के साथ एक का ही रिलेशन होगा। मतलब एक के साथ एक का रिलेशन होगा इन द सेंस, मतलब तुम्हारा जो इनपुट है वो इनपुट एक के साथ एक ही रिलेशन बनाएगा। समझे, जो तुम्हारा आउटपुट है, जो तुम्हारा एक्चुअली कोड डोमेन है उसके साथ एक ही रिलेशन बनाएगा। ये तुम्हारा फंक्शन का डेफिनेशन होता है। मैं रिपीट करा दूंगा, रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस आगे जाके जब हम लोग फंक्शन भी पढ़ लेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें बाकी सारे बच्चों से, जो जो ये वन शॉट नहीं देखा है, बाकी सारे बच्चों से बहुत सारे तुम्हें स्पीड सॉल्विंग में सॉल्व करेगा फॉर श्योर। मैं जब पीआई को सॉल्व करूंगा खुद आंखों के सामने दिखेगा तुम्हें। द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। मतलब कोई भी अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो नॉन एम्प्टी सेट है तो ऑब्वियसली बात है ना, वो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सभी कुछ मतलब शो करेगा। अभी हम लोग पढ़ के आए थे यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन क्या था, याद करो। तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को नॉन एम्प्टी सेट अगर कोई है तो उसके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों शो कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आइडेंटिटी रिलेशन है, दैट विच ऑलवेज इक्वल टू एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या था, ए बी बराबर होना चाहिए। अगर ए कोमा बी है तो ए बी बराबर होना चाहिए, और क्या बी है तो बी कोमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। एज वेल एज तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी कोमा ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि ए बी बराबर होना चाहिए। यही तो एक्चुअली हमारा आइडेंटिटी रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन था। आइडेंटिटी रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन में ए और बी बराबर होना चाहिए। और यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, एक्चुअली ए क्रॉस बी होता है, जहां पे क्या होता है ए के जो सारे एलिमेंट है, ए क्रॉस बी के अंदर जो जो एलिमेंट था वो सारे हमारा रिलेशन एक्चुअली बनाएगा। ठीक है, मतलब एग्जामिनर अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं देगा, जो जो तुम ए क्रॉस बी से निकालोगे वो सारे तुम्हारे रिलेशन के अंदर आना चाहिए, उसको बोलते यूनिवर्सल से। तो अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऐसा अगर आज सभी कुछ आ जाए तो ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंस बन जाएगा। इसीलिए देखो दोनों इक्विवेलेंस होकर पहले वाला इक्वेशन शो करेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, और नीचे वाला अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन है वो तुम्हारा एंटी सिमेट्रिक शो करेगा फॉर श्योर। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन ए, अगर कोई आर इज अ रिलेशन ऑन ए, मतलब ए के ऊपर कोई रिलेशन बना रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर तुम्हारा जो रिलेशन है अगर आर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव बना लिया तो तुम्हारा फॉर श्योर केसेस है कि आर इनवर्स भी तुम्हारा रिफ्लेक्सिव बनाएगा। आर अगर रिफ्लेक्स बना रहा है तो आर इनवर्स रिफ्लेक्स बनाएगा, अगर आर सिमेट्रिक बन रहा है आर इनवर्स भी सिमेट्रिक बनेगा, आर ट्रांजिटिव बना रहा है तो आर इनवर्स भी ट्रांजिटिव बनाएगा। बेसिक लॉजिक है, समझ लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैं थोड़ी यहाँ पे ना तुम्हें एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये शायद किसी के मन में रहेगा कि क्यों हो रहा है। एक्चुअली मैं एक छोटे एग्जांपल ले लेता हूँ। 1,1 है, 2,2 भी है, और एक सेट है ए सेट जहाँ पे क्या है 1 और 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। 1,1 2,2 इसके साइड बाई साइड क्या आएगा, 1,2 भी आएगा, ऑब्वियसली बात है 2,1 भी आएगा। तो 1,1 2,2 ये तो रिफ्लेक्सिव है, बढ़िया है। तो रिफ्लेक्सिव होंगे तो आर इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होंगे, क्यों होंगे, आर इनवर्स भी निकाल ले इसका, क्या फर्क पड़ेगा आर इनवर्स में बोलो। 1,1 ये तो सारे सेम ही रह जाएगा क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही था। ये वाला थोड़ी घूम जाएगा, मतलब पहले 2,1 आ जाएगा, देन 1,2 हो जाएगा, मतलब एक्स की जगह वाई को रिप्लेस कर रहा है, ए की जगह बी को रिप्लेस करो या फिर बी की जगह ए को रिप्लेस कर लो, बात घूम गया है। तो ए रिलेशन तो तुमको रिफ्लेक्सिव दे ही रहा है क्योंकि 1,1 2,2 सारे कुछ प्रेजेंट है, 1,2 भी प्रेजेंट है, 2,1 भी प्रेजेंट है। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो एक्चुअली इन लोगों के लिए तो हो ही गया। अब सिमेट्रिक भी तो है ना, 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 भी प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली ट्रांजिटिव भी तो है, 1,2 2,1 है, तो ऑब्वियसली बात है कि 1,1 भी हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है क्योंकि रिफ्लेक्सिव बन रहा है एक्चुअली हमारा। तो ट्रांजिटिव भी तो हमारा हो चुका है। तो कोई रिलेशन अगर तुम्हें ट्रांजिटिव शो कर रहा है तो आर इनवर्स के लिए भी सिमिलर चेक करो, अगर 2,1 प्रेजेंट है तो 1,2 भी तो प्रेजेंट है, और रिफ्लेक्सिव में तो 1,1 2,2 प्रेजेंट है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारे कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो R, if R is a reflexive, then R inverse is a reflexive. If R is a symmetric, then R inverse is a symmetric. Then if R is a transitive, then R inverse is a transitive. लॉजिकल चीज है, अच्छे से समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन शॉर्टकट, इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम। और जेई मेंस 2024 में एक सवाल आया था, बहुत सारे बच्चों से नहीं बना था क्योंकि इसका फॉर्मूला बच्चों को पता नहीं था, और एग्जाम में लॉजिक डेवलप करना थोड़ी टफेस्ट था, ठीक है। लॉजिक ऑब्वियसली डेवलप कर सकते हो, दो चार एग्जाम्पल लेके तुम खुद से कर लोगे, बट वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग था, शायद वो सवाल तुमसे 5 मिनट से ज्यादा ले लेगा। वो जो जेई मेंस में मैथमेटिक्स के लिए 5 मिनट एफिशिएंट है, मतलब कर सकते हो, बट तुम क्यों, अगर तुमको अगर आगे से ही पता होगा तो तुम तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे से फास्ट चलोगे ना। इसीलिए मैंने ये वन शॉट लिया और इसमें सारे कुछ इंक्लूडेड है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए जा रहे हो तुम, ए से ए तुम रिलेशन बना रहे हो। अगर तुम्हें कोई नंबर ऑफ रिलेशन पूछ लो, ऑब्वियसली बात है 2n² होता है। इसका एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया था अभी कि अगर एन ए के अंदर एन एलिमेंट है, बी के अंदर अगर एन एलिमेंट है, तो एन से ही रिलेशन बना रहे हो, मतलब ए से ए ही रिलेशन बना रहे हो। तो ए के अंदर अगर एन एलिमेंट है, बी के अंदर अगर एन एलिमेंट है, तो अब ऐसे एन क्रॉस एन होता है ना ऊपर में, 2 की पावर एन एन क्रॉस एन, तो 2 की पावर n² बन चुका है।
नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए क्या होता है, 2n² - 1 होता है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम ए टू ए क्या होता है, 2n × n+1/2 होता है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए व्हिच आर बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, अगर कोई रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी शो करता है, ट्रांजिटिव भी सिमेट्रिक भी शो करता है, तो उसका नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, 2n² - n/2। यहाँ पे n सारे क्या है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लो ए सेट के अंदर 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन तब 3 बन जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 बन जाएगा। अब नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए व्हिच आर सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, 2n × n+1/2 -2n² - तुम अगर अच्छे से देखोगे ना, ये चारों अगर याद रखो ना, ये नीचे वाला ऑटोमेटिकली खुद ही कर लोगे, मतलब ऑटो नीचे वाला क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक वाले जो रिलेशन है उनमें से तुम्हें ट्रांजिटिव वाला हटा देना है, यही तो एक्चुअली नीचे वाले का लॉजिक है। तो चारों अगर याद रखोगे तो इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम में मेरे बात याद आएगा, अगर अभी से नहीं याद कर गए हैं, क्योंकि भैया ने बोला था याद करने के लिए, मैंने नहीं करा, ठीक है। ठीक है, और कोई है चीज हमारे, नहीं।